नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 15, जहां पर स्वीकृति की परिभाषा, एडमिशन की डेफिनेशन दी गई। आप ये जो अब यहां से आगे की 7 सेक्शंस पढ़ेंगे, 7 सेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आप प्री और मेन कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू उठा लीजिए, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहां से आगे होने वाली है। सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 21 तक टोटल मिलाकर 7 सेक्शंस हैं जो एडमिशन को डील करती हैं, स्वीकृति को डील करती हैं। ये सेक्शंस हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, और इन्हीं को अगर हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या होती थी ये सेक्शंस, तो 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22, 30, 23 आप अगर देख रहे होंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शंस में से 2 माइनस कर देंगे तो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की करस्पॉन्डिंग सेक्शन आ जाएगी। ये देख लीजिए यहाँ, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और हमारा तो वैसे ही डीप पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, तो मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जल्दबाजी ना करें। वो मोटा रजिस्टर जो आप हर बार लेके बैठते हैं, बैठ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों उनको आप नोट करते चले जाइए। अदरवाइज आपको वीडियो रिवीजन के टाइम पर दोबारा देखनी पड़ेगी और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं उन व्यूअर को बताना चाहूंगा कि जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं और पूरी देखते हैं, अगर वो खुद बीए एलएलबी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो वो मुझे खुद अपना एक मैसेज डालें, किसी भी वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि वो इस तरीके के स्टूडेंट हैं या फिर वो इस तरीके के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट उनका ऐसा जानकार है जो बीए एलएलबी या जो 5 ईयर एलएलबी कोर्स है उसकी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, या कोई एलएलबी कर रहा है 3 ईयर वाली तो उसका फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूं दोस्तों। तो अगर आपके ऐसे जानकार स्टूडेंट हैं तो उनकी डिटेल मुझे भेजिए, मैं उनके लिए कुछ करना चाहूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जुडिशियल ऑफिसर्स बन जाएं, जुडिशरी का एग्जाम पास कर दें। तो अगर आपके पास ऐसी जानकारी है तो आप मुझे बताइए। तो देखिए, चलते हैं सेक्शन नंबर 15 पर। आप लोग बेयर एक्ट लेकर बैठा करें, क्योंकि बेयर एक्ट में ही लिखा हुआ लॉ है एक्चुअल में। बाकी सब जगह तो उनकी इंटरप्रिटेशन की जा रही है। एक व्यक्ति उसी की इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी की इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से कर सकता है, लेकिन एक्चुअल लॉ वो है जो लॉ की बुक में लिखा गया है, बेयर एक्ट में लिखा गया है, लेजिस्लेचर ने पास किया है। तो सेक्शन नंबर 15 में अगर आप हेडिंग देखेंगे करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन नंबर 17 इंडियन एविडेंस एक्ट, तो हेडिंग लिखा गया है एडमिशन डिफाइंड। अर्थात अगर बात करें, क्वेश्चन आए एग्जाम में कि एडमिशन की डेफिनेशन कहां दी गई है, और ऑप्शन आ जाता है सेक्शन 15, 16, 17, 18, तो आपका जवाब क्या होगा? आप अगर सेक्शन उठा कर देखेंगे 16, 17, 18, तीनों सेक्शन आप उठा के देख लीजिए, वहां पर भी कुछ फैक्ट बताने के बाद लिखा है आर एडमिशंस। सारी सेक्शंस आर एडमिशंस, आर एडमिशंस, इन तीनों सेक्शंस में आप पढ़ लीजिए। अर्थात कहीं ना कहीं इन सेक्शंस में भी बताया गया है कि ये बातें एडमिशन होंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेफिनेशन कहां दी गई है, तो डेफिनेशन आप हेडिंग देख लीजिए। इंटरप्रिटेशन में हेडिंग काफी हेल्प करता है, और हेडिंग डेफिनेशन एडमिशन डिफाइंड, ये हेडिंग है सेक्शन 15 का, तो आपका सही आंसर होना चाहिए सेक्शन 15। 16, 17, 18 में भी लिखा है कि सच स्टेटमेंट्स आर एडमिशन, सच स्टेटमेंट्स आर एडमिशन, ऐसे ऐसे कथन स्वीकृति कहलाएंगे, लेकिन वो परिभाषा काउंट नहीं होगी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
वो डेफिनेशन काउंट नहीं होगी, डेफिनेशन आपको 15 में ही लगानी पड़ेगी। अभी आप वीडियो को पॉज करके बेयर एक्ट में जाकर देख लीजिए कि ऐसा वहां पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी बात मैं बता देता हूं कि सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 18 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, या फिर सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 20 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई रेलेवेंसी की बात नहीं हुई है, कोई सुसंगतता की बात नहीं हुई है, जबकि ये सेक्शंस चैप्टर नंबर 2 में फॉल करती हैं। और चैप्टर नंबर 2 बात करता है ऑफ रेलेवेंसी, सुसंगतता की। तो क्या हर सेक्शन में सुसंगति की बात हुई है, रेलेवेंसी की बात हुई है? नहीं, हर सेक्शन में रेलेवेंसी की बात नहीं हुई है। किसी सेक्शन में डेफिनेशन दी गई है, किसी सेक्शन में रेलेवेंसी की बात हुई है। तो सेक्शन 15 में तो डेफिनेशन दी गई है, रेलेवेंसी की बात नहीं हुई। सिमिलरली सेक्शन 16, 17 एंड 18 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी रेलेवेंसी की बात नहीं हुई है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेक्शन 16, 17, 18 में कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए कि सर सेक्शन 15, 16, 17, 18 चारों के चारों सेक्शंस रेलेवेंसी की बात नहीं करते हैं। ये बात करती है सेक्शन 15 तो बात करती है कि एडमिशन की डेफिनेशन क्या होगी, और 16, 17, 18 क्या बातें करती है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो ये एडमिशन की डेफिनेशन को आपको समझना है, तो ब्रेक करके किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। और इस तरीके से अगर आपने याद रखा तो मानिए कि आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। सबसे पहले आपको किसी वर्ड का अगर मीनिंग जानना है तो मीनिंग दो तरीके से जाना जा सकता है। उस शब्द का एक जनरल मीनिंग होता है, डिक्शनरी मीनिंग, जो कॉमन पार्लेंस में समझा जाता है, और दूसरा होता है लीगल मीनिंग, विधिक अर्थ क्या होता है उसका। तो दोनों मीनिंग में, जनरल मीनिंग एंड लीगल मीनिंग, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए उस वर्ड का जनरल मीनिंग क्या होता है, देन फिर हमें समझना चाहिए कि उसका लीगल मीनिंग क्या होता है। तो अगर मैं एडमिशन की बात करूं, हिंदी में जिसको स्वीकृति कहा जाता है, स्वीकृति की अगर मैं बात करूं तो स्वीकृति का हिंदी में, स्वीकृति का जो मीनिंग होता है वो होता है एक्सेप्टेंस, एडमिट करना किसी बात को, स्वीकार करना किसी बात को। तो किसी बात को स्वीकार करना ये जनरल मीनिंग है, लेकिन लीगल मीनिंग जानना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनरल मीनिंग से हमारा काम नहीं चलता है, क्योंकि हम लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, तो हमें लीगल मीनिंग जानना पड़ेगा। तो लीगल मीनिंग को चलते हैं सेक्शन 15 में। लैंग्वेज आप पढ़ लेना, उसको ब्रेक करके मैंने ऐसे लिखा है कि बातें सारी आएंगी यहां पर, बट मैंने उसको ब्रेक करने की कोशिश करी है, ऐसा ब्रेक करने से समझ में ज्यादा आता है। तो लिखा है एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, यहां से शुरुआत होती है डेफिनेशन की। तो अगर आप पहले केवल इतना ही पढ़ें, एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, एक स्वीकृति एक कथन होती है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि थोड़ा सा हम इस पर टाइम देंगे, क्योंकि बेसिक बातों को समझना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद के कॉन्सेप्ट आराम आराम से समझ आ जाते हैं। एक एडमिशन होने के लिए क्या चाहिए? एक स्टेटमेंट होना चाहिए, एक कथन होना चाहिए। अर्थात कि जब जब आपके सामने कोई स्टेटमेंट आएगा, देन आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो एडमिशन है या कन्फेशन है या वो दोनों में से कुछ भी नहीं। इट मींस स्टेटमेंट ये कोर कॉन्सेप्ट है एडमिशन का, स्वीकृति का कोर कॉन्सेप्ट है कथन। एक कथन जब तक नहीं होगा तब तक स्वीकृति की बात नहीं आएगी। अब क्वेश्चन आता है कथन कैसा होगा? इस कथन को आगे एक्सप्लेन किया है, तो तीन 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 बहुत सारी बातें हैं इसमें, तीन तीन लिखी हुई हैं। देखिए पहली बात की स्टेटमेंट होगा कैसा, तो तीन बातें क्या लिखी हैं? ये ओरल हो सकता है, मौखिक रूप से हो सकता है। नंबर 2 डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, इट मींस ये दस्तावेज में लिखा हुआ कथन हो सकता है। नंबर 3
कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा हुआ भी हो सकता है, बट होना चाहिए स्टेटमेंट, कथन होना चाहिए। इस 3 तरीके का कथन आपको देखने को मिल सकता है, उनको आप एडमिशन की कैटेगरी में ले जा सकते हैं, बट अभी कंप्लीट नहीं हुई है डेफिनेशन। तो 3 तरीके के स्टेटमेंट आपको देखने को मिले। अब 3 बातें और फिर आगे हैं कि ये स्टेटमेंट करता क्या है, करता क्या है, इस स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट क्या होना चाहिए, इस स्टेटमेंट से इन्फ्रेंस क्या निकलना चाहिए, ये क्या इंगित करता हो, किस तरफ संकेत करता हो। तो लिखा है स्टेटमेंट विच सजेस्ट्स एनी इन्फ्रेंस एज टू फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, अर्थात ये स्टेटमेंट ऐसा हो जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में या उनकी ओर कुछ ना कुछ इशारा करता हो, कुछ ना कुछ इंगित करता हो, अर्थात इसका सजेशन ऐसा हो, इस स्टेटमेंट से ऐसा सजेशन निकलता हो, ऐसा अनुमान निकलता हो जो कहीं ना कहीं फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड हो। अगर मान लो कोई स्टेटमेंट की कैटेगरी में आ गया, वो मान लो कोई डॉक्यूमेंट्री है, इन 3 में से भी एक कैटेगरी में फॉल कर गया, बट वो स्टेटमेंट फैक्ट इन इशू से, किसी केस के फैक्ट इन इशू या उस केस के रेलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य से कनेक्टेड ही नहीं, उस पर कोई भी रोशनी नहीं डालता है, कोई प्रकाश नहीं डालता, उसकी तरफ कोई अनुमान इंगित नहीं करता है, तो वो कथन होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं कहलाएगा, स्वीकृति नहीं कहलाएगा। तो स्वीकृति के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि स्टेटमेंट ऐसा हो जो कुछ सजेस्ट करता हो, इन्फ्रेंस निकालता हो, अनुमान इंगित करता हो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की तरफ। ये हुई एक बात, लेकिन केवल इतने बात से कोई स्टेटमेंट एडमिशन नहीं बन जाएगा, क्योंकि जब आप बेयर एक्ट में पढ़ोगे तो इसके आगे लिखा है कॉमा लगाकर एंड, अर्थात ये इसके आगे की बात भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो एंड के आगे लिखा है दोस्तों which is made by a person mentioned in section 16, 17 and 18। हालांकि ये वर्ड्स आपको सेक्शन 15 में नहीं लिखे हुए हैं, ये मैंने अपनी तरफ से आपको सेक्शन को इजी बनाने के लिए लिखा है। मीनिंग यही है जो वर्ड्स वहां पर लिखे हैं, उन्होंने लिखा है कि which is made by a person, comma and under the circumstances herein after mentioned। जो वहां पर वर्ड यूज हुए हैं herein after mentioned, एतस्मिन पश्चात, herein after mentioned का मतलब होता है कि इस सेक्शन के आगे कुछ सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में जो व्यक्ति लिखे गए, जो सर्कमस्टांसेस लिखी गई, परिस्थिति लिखी गई, इन परिस्थितियों में इन व्यक्तियों ने जब कोई स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट जब उस केस के फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की तरफ कोई इशारा करेगा, तब वो स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएगा। अर्थात मुझे अब आप बताइए, क्या जब तक आप ये नहीं जान लेंगे कि वो पर्सन कौन है जिनके स्टेटमेंट एडमिशन बनेंगे, तो क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई? जब तक वो सर्कमस्टांसेस नहीं जान लेंगे आप कि वो परिस्थितियां कौन सी हैं जिनमें इन व्यक्तियों ने कोई कथन किया तो एडमिशन बन जाएगा, तो क्या डेफिनेशन कंप्लीट हुई? नहीं। और केवल मैं ये कह के छोड़ दूं कि हियर इन आफ्टर मेंशन जो पर्सन हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनके कथन स्वीकृति कहलाएंगे, एडमिशन कहलाएंगे, तो भी आप लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 15 से आगे तो बहुत सारी सेक्शंस लिखी हुई हैं। हियर इन आफ्टर मेंशन का मतलब है कि उसके आगे की जितनी भी सेक्शंस लिखी हुई, बट सारी सेक्शन नहीं। 15 के आगे 16, 17, 18, 19, 20 एंड सो ऑन गिनते चले जाओ, सारी तो 15 के बाद ही लिखी।
और हेयर इन आफ्टर मेंशन का मतलब यही है। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि इस 15 के बाद में कौन कौन सी सेक्शंस हैं जिनमें पर्सन्स बताए गए, कौन कौन सी सेक्शंस हैं जिनमें सर्कमस्टांसेस बताए गए। तो उसको मैंने इजी करके लिखा है, विच इज मेड, विच कौन है यहाँ पर, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन मेंशन्ड इन सेक्शन 16, 17 एंड 18। अर्थात 15 से आगे 3 सेक्शंस में पर्सन लिखे गए, एंड मेड अंडर द सर्कमस्टांसेस mentioned in section 19, 20 and 21। अगेन 3 सेक्शंस, 18 से आगे की 3 सेक्शंस में सर्कमस्टांसेस लिखे गए। अर्थात सेक्शन 19, 20, 21 में जो परिस्थितियां लिखी गई, इन परिस्थितियों में सेक्शन 16, 17, 18 में लिखे गए व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई कथन किया गया है और वो कथन इंगित करता है फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की तरफ, तब ऐसे कथन को स्वीकृति कहा जाएगा। ये हुई कंप्लीट डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं कि जो बेयर एक्ट में आपको लैंग्वेज दिखाई दे रही होगी उसका मीनिंग अब आप समझ गए होंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाएगा कि डेफिनेशन कौन सी सेक्शन में लिखी है, तो आपका जवाब होना चाहिए सेक्शन 15 बीएसए। लेकिन आपका ये भी जवाब होना चाहिए, अगर यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो साथ में आपका जवाब होना चाहिए कि डेफिनेशन रिटन इन सेक्शन 15 इज डिपेंडेंट, वो किसी दूसरी सेक्शंस पर निर्भर करती है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर आप उन पर्सन्स को पढ़ना है तो सेक्शन पढ़नी पड़ेंगी 3, 16 से 18। परिस्थितियां पढ़नी है तो सेक्शन पढ़नी पड़ेंगी 3, 19 से 21। अर्थात सेक्शन 15 में लिखी डेफिनेशन 6 सेक्शंस पर डिपेंडेंट है, निर्भर करती है। तो आप ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि सेक्शन 15 में जो डेफिनेशन दी गई है वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है एडमिशन की स्वीकृति। और अगर पूरी डेफिनेशन जानना है तो हमें आगे की 6 सेक्शंस भी पढ़नी पड़ेंगी। अब मैं आपको दोस्तों एक बारी यही लैंग्वेज बेयर एक्ट में दिखाऊंगा, और बेयर एक्ट में कुछ वर्ड्स पर मैं यहां पर स्ट्रेस करके दिखाऊंगा कि उससे क्या क्या मीनिंग निकल कर आती है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप जब आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल नए तो नहीं होंगे लीगल फ्रेटर्निटी में, आपको ऑलरेडी एडमिशन के बारे में काफी कुछ बातें पता होंगी। जैसे कि सभी जगह आपने पढ़ा होगा कि सेल्फ सर्विंग जो एडमिशंस होते हैं वो प्रूव नहीं किए जा सकते। सेल्फ हार्मिंग जो एडमिशंस होते हैं उनको प्रूव किया जा सकता है। सेल्फ सर्विंग एंड सेल्फ हार्मिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे कथन जो मैंने किए तो मुझे ही फेवर करते हैं, ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट कहलाते हैं। और सेल्फ हार्मिंग जो मैंने किए कथन लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, मेरे अगेंस्ट हैं, वो सेल्फ हार्मिंग कहलाते हैं। और ये प्रिजम्पशन है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो मानकर चलिए कि वो इसीलिए अपने अगेंस्ट दे रहा है कि वो स्टेटमेंट, वो कथन कहीं ना कहीं सत्य है, वो ट्रू है। अदरवाइज वो अपने अगेंस्ट क्यों देगा कोई भी कथन, कोई व्यक्ति अपने अगेंस्ट क्यों बोलेगा। लेकिन लॉ में परफेक्ट कुछ नहीं होता दोस्तों, लॉ में एक्सेप्शंस जरूरी होते हैं कि ऐसा देखने को भी मिल सकता है कि कोई व्यक्ति अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट सच ही हो, क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस कि किन सर्कमस्टांसेस में उस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया, क्या कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस थे, उनके आधार पर पता चलेगा कि अपने अगेंस्ट दिया हुआ स्टेटमेंट भी हो सकता है झूठ हो। लेकिन कानून की जो इंटेंशन है वो ये है कि सच स्टेटमेंट को प्रूव किया जाए, जिसमें संभावना है कि वो झूठ होगा, ऐसे स्टेटमेंट को यहां पर वो प्रूव करने की परमिशन सेक्शन 16 से लेकर 21 तक नहीं देते हैं। बेसिकली लॉ ये चाहता है कि
सत्य स्टेटमेंट, सत्य कथन को ही प्रूव किया जाए। तो सत्य कथन कौन सा होगा? पहले तो उन्होंने लिमिट लगाने की कोशिश करी है, जितने भी सेल्फ सर्विंग कथन होंगे उनके झूठ होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए जनरली आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स उनको प्रूव करने की परमिशन नहीं दी गई है लॉ में, लेकिन ये भी पूर्ण सत्य नहीं है, इसके भी एक्सेप्शन है। और दोस्तों, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स वो कहीं ना कहीं 90%, 98% तक वो सत्य होते हैं, इसलिए उनको प्रूव करने की परमिशन यहां पर दी गई है। लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं। तो वो सारी बातें कि कौन व्यक्ति किन सर्कमस्टांसेस में कौन से एडमिशंस की कैटेगरी में आएंगे, यहां पर बताई गई एक डेफिनेशन। जब तक ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये पिक्चर में नहीं आ सकती। उनको अगर चेक करना है तो आपको पहले सेक्शन 15 में दी गई डेफिनेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखिए, बेयर एक्ट एक बार लेकर चलता हूं और वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो देखिए, ये है सेक्शन 15, ये पीडीएफ है बेयर एक्ट की। यहां पर देख लीजिए, एन एडमिशन इज एन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट पर आकर सारी बात अटक जाती है। ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact। अर्थात एडमिशन वही हो सकता है कि जो या तो फैक्ट इन इशू के बारे में कुछ इंफरेंस करता हो, इंगित करता हो, कुछ इशारा करता हो, या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में इशारा करता हो। अब देखिए कि हम रेलेवेंसी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी में ही बोला गया कि अब इसको कहीं ना कहीं इस एडमिशन को आगे हम रेलेवेंट भी बताएंगे, लेकिन यही कह भी दो बातें कहेंगे हम अब कि ये एडमिशन रेलेवेंट होगा, लेकिन जब रेलेवेंट फैक्ट को इंगित करता होगा, रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कुछ बताता होगा। अर्थात एक फैक्ट जब हमें चेक करना है तो वो हो सकता है कि दूसरे रेलेवेंट फैक्ट को कुछ इशारा करता हो, कुछ समझाता हो। अगली बात, ये एनी का क्या मीनिंग है दोस्तों? ये एनी इन्फ्रेंस, एनी का मतलब है दोस्तों कि चाहे वो इन्फ्रेंस सेल्फ हार्मिंग है, चाहे वो इन्फ्रेंस सेल्फ सर्विंग है, सारे के सारे इन्फ्रेंस यहां पर इंक्लूड कर लिए गए हैं। यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया सेल्फ सर्विंग एंड सेल्फ हार्मिंग के आधार। तो ये एनी इन्फ्रेंस हमें यही बताता है। और दूसरी बात, पूरा ये पढ़ के बताइए आप कि इस पूरी सेक्शन में कहीं भी ऐसा लिखा है कि सिविल प्रोसीडिंग्स में बात होंगी या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बात होंगी। जनरली आपने ये सुना होगा कि एडमिशंस सिविल प्रोसीडिंग्स में यूज होते हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कन्फेशन यूज होता है। यही एडमिशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कन्फेशन बन जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, इंग्लिश लॉ की अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है कि इंग्लिश लॉ में एडमिशन केवल और केवल सिविल लॉ में यूज होता है, और अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात करेंगे तो वहां कन्फेशन यूज होता है। लेकिन इंडिया में देखिए दोस्तों कि एक वो एडमिशन जिसमें किसी कथन को स्वीकार किया गया है, लेकिन जिस बात को स्वीकार किया गया है ये बात अगर ऑफेंस है तो फिर यही एडमिशन कन्फेशन बन जाएगा। लेकिन क्या एडमिशन में केवल और केवल क्रिमिनल मामले में अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल कोई व्यक्ति ऑफेंस को ही स्वीकार करता है क्या? ऑफेंस के अलावा किसी और फैक्ट को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप बताइए कि वो कन्फेशन होगा क्या या अदर देन कन्फेशन होगा? स्टिल एडमिशन है। अगर आप इस डिफरेंस को समझ जाएंगे तो आप बता पाएंगे किसी को भी कि एडमिशन कन्फेशन ना होते हुए भी एडमिशन है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में यूज हो सकता है। अर्थात इंडिया के लॉ में एडमिशन सिविल में भी यूज होता है, क्रिमिनल में भी यूज होता है। एग्जांपल ले लीजिए, अब आप एक घर के अंदर डेथ हुई है, एक घर के अंदर डेथ हुई है,
अब जिस समय वहां डेथ हुई वहां पर एक व्यक्ति है ए। अब उस व्यक्ति से पूछा गया कि जिस समय ये डेथ हुई तो आप कहां थे? उसने कहा कि जब ये डेथ हुई तो मैं इसी घर में था। तो इस व्यक्ति का ये कथन कि डेथ के समय पर, मृत्यु के समय पर मैं इसी घर में उपस्थित था, ये एडमिशन है या नहीं है? ये स्वीकृति है या नहीं है किसी बात की, किसी फैक्ट की? यस है, उसकी उपस्थिति की एडमिशन है, ये उसकी उपस्थिति की स्वीकृति है कि डेथ के टाइम पर ये व्यक्ति इसी घर में था। तो ये एडमिशन हो गया। क्या ये कन्फेशन है? अब आप मुझे बताइए कमेंट करके, क्या ये कन्फेशन है? नहीं। कन्फेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है, जब कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देता है जिससे ये निकल कर आता हो कि उसने किसी ऑफेंस के करने को एक्सेप्ट कर लिया है, किसी क्राइम के करने को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैंने किया है, तो उतना एडमिशन कन्फेशन कहलाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी एडमिशन स्वीकृति बच गई वो क्रिमिनल केस में भी यूज हो सकती हैं, वो सिविल केस में भी यूज हो सकती हैं। अगर मान लो इसी एग्जाम्पल में वो व्यक्ति साथ में ये भी एडमिट कर ले कि जब ये मृत्यु हुई है उस समय इस घर में मैं था, अगर वो मृत्यु मर्डर का केस चल रहा है तो क्या बताइए उसकी ये एडमिशन रेलेवेंट नहीं है क्या मर्डर के केस में? और क्या ये केवल और केवल कन्फेशन है? कन्फेशन है नहीं। तो क्या ये एडमिशन है? हाँ एडमिशन है। अर्थात एडमिशन क्रिमिनल एंड सिविल दोनों केसेस में होता है। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने ये एडमिट कर लिया कि मैं घर में भी था और इसकी जो डेथ करी है वो मैंने करी है, तो अब क्या कर रहा है ये व्यक्ति? अब अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहा है कि क्राइम मैंने किया है। एडमिशन अभी भी है, यानी वो एडमिशन जो किसी क्राइम को एडमिट करने की बात करते हैं वो तो कन्फेशन हो जाते हैं, और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे केवल एडमिशन है। वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में एज एन एडमिशन यूज किए जा सकते हैं। तो यहां पर कहीं नहीं कहा गया डेफिनेशन को बताते हुए कि ये सिविल प्रोसीडिंग्स में यूज होंगे या ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में यूज होंगे। वर्ड हुआ है एनी इन्फ्रेंस। एनी इन्फ्रेंस ये भी नहीं बताया कि ये सेल्फ सर्विंग होंगे या सेल्फ हार्मिंग होंगे, डेफिनेशन में कहीं नहीं कहा गया। ये हमारी इंटरप्रिटेशंस आगे बढ़ती चली गई है तो आगे की सेक्शंस को देखते देखते, बट अभी हम क्योंकि 15 पे हैं तो 15 को ही हम ध्यान में देंगे। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि एडमिशन स्वीकृति कितने प्रकार की होती है तो इसी डेफिनेशन को पढ़ के क्या आप बता सकते हैं कि कितने प्रकार की स्वीकृति होती है? यस, स्वीकृति है क्या? बस एक स्टेटमेंट, कथन। अब ये कथन कैसे कैसे हो सकता है? ये कथन ओरल हो सकता है, नंबर एक। ये कथन डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, किसी दस्तावेज में लिखा हो। ये कथन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, व्हाट्सएप से भेजा हुआ मैसेज, ईमेल किया हुआ, यूट्यूब पे बोला हुआ कुछ, और फेसबुक के थ्रू कुछ एक्सेप्ट किया, इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ एक्सेप्ट किया, और दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन पर अगर कुछ कथन किया और उसमें कुछ स्वीकार कर रहा है व्यक्ति तो वो एडमिशन हो जाएंगे कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो 3 टाइप तो आपको एडमिशंस के यहीं से दिख गए। लेकिन मैं थोड़ा सा इस डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड करना चाहूंगा, थोड़ा वाइड करना चाहूंगा। देखिए, क्योंकि ये कथन है, क्योंकि ये कथन है, और कथन कैसे कैसे बताया? ओरल हो सकता है। ओरल का मतलब होता है मुंह से बोलना, मुंह से बोलकर कोई व्यक्ति कथन कर सकता है। डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी हो गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि किसी ने एक ए व्यक्ति से पूछा कि क्या आपने ये डेथ की है? जो व्यक्ति घर में खड़ा हुआ है उस व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा गया क्या डेथ आपने की है? उसने गर्दन हिलाई और कह दिया नहीं। उसने गर्दन ऐसे ऐसे हिला दी। इसका क्या मीनिंग निकलता है कि उस व्यक्ति ने जवाब दे दिया है या नहीं दिया? जवाब दे दिया है, और जवाब ये है कि वो ये कहना चाहता है कि ये डेथ मैंने नहीं की है।
अर्थात अब ये जो उसने अपनी गर्दन हिलाई, ये क्या किया है? क्या उसने ओरल है ये मुंह से बोलकर बताया है? नहीं। क्या ये डॉक्यूमेंट्री है, दस्तावेज में है? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है? नहीं। लेकिन स्टिल एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट नहीं है। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं कहूं, उसने जवाब देना है कि हाँ ये डेथ मैंने ही करी है, उससे पूछा गया क्या ये डेथ आपने करी है, वो कहता है यस, मुंह से नहीं बोलता, केवल ऐसे गर्दन हिलाता है, तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि हाँ डेथ मैंने की है। एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट। उससे पूछता है कि जब ये डेथ हुई तो क्या आप इस घर में प्रेजेंट थे, तो कहता है यस, गर्दन हिला देता है। इसका मीनिंग क्या है कि हाँ वो डेथ के टाइम पर घर में प्रेजेंट था, लेकिन कन्फेशन नहीं है। ओनली क्या है? एडमिशन। तो ये वाला जो एडमिशन है, क्या ये एडमिशन इस सेक्शन में कवर होता है? मेरे अकॉर्डिंग ये जो मैंने अभी कन्फेशन किया या डिनायल किया, ये यहां पर कवर नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि यहां पर ओरल की जगह वर्बल लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता। वर्बल, देखिए वर्बल में क्या होता है, ये वर्ड आपको पढ़ने को मिलेगा आगे, ये आज अगर आप समझ लेंगे तो आगे हेल्प हो जाएगी। वर्बल का मतलब क्या होता है कि इसमें मुंह से बोला हुआ ओरल भी शामिल होता है और इसमें साइन लैंग्वेज भी शामिल होती है वर्बल। तो वर्बल एक बड़ा सर्कल है और इसके अंदर ओरल एक छोटा सर्कल है। इट मींस हर ओरल स्टेटमेंट वर्बल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है, लेकिन सारे वर्बल स्टेटमेंट ओरल नहीं होते, क्योंकि कुछ ओरल ना होने के बावजूद भी साइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जेस्चर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, हाव भाव से रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है व्यक्ति। क्वेश्चन अब केवल इतना रह जाता है कि क्या मैंने ऐसे मना किया या ऐसे हाँ किया, क्या ये कथन की कैटेगरी में आएगा, स्टेटमेंट की कैटेगरी में आएगा? अगर स्टेटमेंट की कैटेगरी में आएगा तो फिर यहां पर ओरल से काम नहीं चलेगा, फिर यहां पे वर्बल होना चाहिए। और अगर ये स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा तो फिर वहां पर वर्बल नहीं हो सकता, फिर केवल और केवल ओरल ही होगा या डॉक्यूमेंट्री होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो दोस्तों तीन टाइप के एडमिशंस देखने के बाद चौथी कैटेगरी और होती है एडमिशन बाय कंडक्ट। ये जो मैंने ऐसे करके मना किया, ऐसे करके हाँ किया, या किसी और कंडक्ट से मैं एक्सेप्ट कर लूं, तो वो चौथी कैटेगरी होती है एडमिशन बाय कंडक्ट, आचरण के द्वारा स्वीकृति। तो कन्फेशन आपको कितने तरीके का देखने को सॉरी एडमिशन स्वीकृति आपको कितने तरीके की देखने को मिली? 4 टाइप की। वो यहीं से आ जाता है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। इसलिए लैंग्वेज जो बेयर एक्ट में लिखी होती है उसको अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ वहां पर लिखा होता है डेफिनेशन में। डेफिनेशन का मतलब ही ये होता है कि कंप्लीट बात मिनिमम से मिनिमम वर्ड यूज करने के बाद कह दी जाए, वो डेफिनेशन कहलाता है। अब एक्स्ट्रा वर्ड यूज करके उसी बात को समझाने का मतलब वो कमेंट्री है, वो एक्सप्लेनेशन है, वो डेफिनेशन नहीं। तो डेफिनेशन में सब कुछ छिपा होता है, उसको बस ढूंढ के निकालना होता है। तो टाइप्स हमें देखने को मिल गए। एनी इन्फ्रेंस से मतलब समझ में आ गया कि भैया वो सेल्फ हार्मिंग हो, सेल्फ सर्विंग हो, एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। इट मींस फैक्ट इन इशू चाहे वो सिविल का है, चाहे वो रेलेवेंट सिविल केस में है, चाहे वो क्रिमिनल केस में है, एनी फैक्ट इन इशू। अर्थात ये एडमिशन दोनों में हो सकता है, सिविल प्रोसीडिंग्स में भी हो सकता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी हो सकता है। हालांकि मैंने पीछे वाली जो नोट थी उस पर मैंने दिखा के आपको एंड कर सकता था, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कानून को कैसे पढ़ा जाता है, लॉ को कैसे पढ़ा जाता है। इसलिए मैं आपको दोबारा से यहां पर बेयर एक्ट पर लेकर आया और मैं यहां से आपको दिखाना चाहता हूं। और देखिए यहां पर एक बार मैं थोड़ा क्लियर कर दूं जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में। ये देखिए वर्ड्स लिखे हैं यहां पर कि ये स्टेटमेंट किसका,
which is made by any of the persons, मैंने वहां पर अ पर्सन लिख दिया था, कोई बात नहीं, एनी ऑफ द पर्संस, ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति कहां है, हियर इन आफ्टर मेंशन, जो इसके बाद लिखे गए हैं, उसके बाद सेक्शन 16 आ जाती है। एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हियर इन आफ्टर मेंशन, ऐसे व्यक्ति ने ऐसी परिस्थितियां जो इससे आगे लिखी गई है। तो हियर इन आफ्टर मेंशन जब जब आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई दे तो आपका माइंड जाना चाहिए कि इसके आगे की सेक्शन है। एक बात तो ये तय हो गई, लेकिन कितने आगे तक की सेक्शन है? क्या सेक्शन 24 भी इसमें शामिल है हियर इन आफ्टर मेंशन में? नहीं है। क्या सेक्शन 70 भी इसमें शामिल है बट हियर इन आफ्टर वो है? नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जानना चाहिए कि अब हियर इन आफ्टर मेंशन का मतलब क्या क्या है। तो ये हियर इन आफ्टर मेंशन क्या होगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एडमिशन स्वीकृति की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगी, एडमिशन स्वीकृति कितने टाइप का होगा, कितने प्रकार का होगा, सिविल प्रोसीडिंग्स में हो सकता है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हो सकता है। इन सभी बातों का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। नए हैं अगर आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए नहीं भी हैं, रोज तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है तब भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए लीगल लैंप। नमस्कार, जय हिंद।